हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बिजनेस स्टैटिक्स में अपना इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट कर लिए थे और दूसरा पार्ट करना बाकी था। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी आ रहा था, सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे। तो थोड़ा अपना भी कोचिंग का जो सिस्टम था बेसमेंट में था, तो हम लोग भी अपनी कोचिंग को उठा के ऊपर शिफ्ट कर लिए। इन सब चीजों की वजह से बहुत डिले हो रहा था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अगले चैप्टर में, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो आइए देखोगे क्या रोल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में, या क्या इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स का। ये बात अभी हम लोग यहां पर जानेंगे। तो देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे पॉपुलेशन का बहुत अहम रोल रहता है। जैसा कि आपको पता है, अगर पॉपुलेशन हमारा बहुत हैवी है तो हमको एडमिनिस्ट्रेट करने में काफी प्रॉब्लम आएगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन हैवी है कि कम है, ये कैसे डिपेंड करेगा, हमारी जनगणना होती है एनएसओ सीएसओ के माध्यम से। ठीक है, वो बताएगा। ठीक, तो ध्यान रखना हमको, जो पहला इस पर मेन एलिमेंट काम करेगा वो है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन अगर हैवी होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कठिनाई होगी। हाल ही का केस आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश में देख रहे हो इस समय क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो अगर यू बाहर की कंट्री चाहे तो उस पर 1 मिनट में काबू कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्राइम देखें, जैसा कि ध्यान रखें, हम लोग बात करेंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन बहुत हैवी है। ठीक है, अब बेरोजगारी का जो आलम इस समय इस दौर में आप देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर ज्यादा लोग काम में इन्वॉल्व रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो उनको कहीं और के बारे में सोचने का जो क्षमता रहेगा, वो दिमाग रहेगा, वो कम लगेगा। बल्कि उनको अपने काम करने में ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ज्यादा बिजी रहेंगे, तो उनको अदर एक्टिविटी में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, इनकम। जब हम लोग बात करेंगे इनकम की, तो ध्यान रखोगे अगर पॉपुलेशन हमारी कम है, इनकम का लेवल क्या होगा, लगभग सभी लोगों में सामान्य होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। तो जब सभी लोगों के पास पैसे होंगे तो क्राइम का रेट भी क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, फिर वेल्थ की बात करेंगे। अगर देखोगे, जिसे कहा जाता है, अगर आप वेल्थ का या पैसे की बात करो, तो टॉप 10 लोगों के पास अपने वर्ल्ड का 56% अमाउंट है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट बचे उनके पास 44। ठीक है, तो ध्यान रखोगे उसका आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पता चल पा रहा है, किसके माध्यम से पता चल पा रहा है, तो इसमें ध्यान रखोगे स्टेटिस्टिक्स की बात हम लोग करेंगे और इसी के माध्यम से इसके वेलफेयर का प्रयास किया जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग पर, पॉइंट नंबर 2 पर सभी लोग आओगे और बात करोगे यहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो जब आप बात करोगे इकोनॉमिक प्लानिंग पर, तो सबसे पहले बात आती है बजट की। आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग बात करेंगे बजट की, तो बजट क्या है, पास्ट के डेटा के बिहाफ पर जो हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करते हैं, दैट इज नोन एज बजट। उसी को हमने नाम दिया है बजट। और ये जो बजट होता है, ये कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हो बजट को आप, पास्ट के डेटा। और ये डेटा का कलेक्शन का माध्यम क्या है हमारा, माध्यम है हमारा स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर एक बात, हमारा बजटिंग में भी समझ में आया कि यहां पर भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत अहम रोल है। क्योंकि जो भी बजट के डेटा होते, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंस से रिलेटेड हो, या एनी और एक्टिविटीज हो, तो ध्यान रखोगे उसमें मेन रोल किसका रहेगा, हमारा बजट करेगा। फिर फूड ग्रेन, ठीक है, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड। ठीक है, तो ध्यान रखोगे किसी भी देश में जो पॉपुलेशन है, देखा जाता है वो क्या वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी खा पी पा रही है, भूखमरी के कगार पर तो नहीं है। तो ये सारी बातें एक डेटा के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ये डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टैटिस्टिक्स की होती है। तो यहां पर भी एक अहम रोल रहता है, हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक अलग इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, चाहे वो फूड ग्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको घर की सुविधा, हाउसिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड, या हम सीधी सीधा बात कर ले इंफ्रा से रिलेटेड हो, इन सभी माध्यम में ध्यान रखोगे बात किसकी होगी, स्टैटिस्टिक्स की होगी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सभी लोग इसको लिखो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री पर इसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके बाद ट्रेड और इंडस्ट्री पर, नोट करिए इसको फटाफट।
देखेंगे ट्रेड और इंडस्ट्री में कैसे रोल है हमारे स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और क्या रोल है। तो आप जानोगे, देखो जब भी आप कोई ट्रेड या बिजनेस की एक्टिविटी में, इंडस्ट्री की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, सबसे पहले क्या करते हो, आप चेक करते हो क्या जो बिजनेस हम लोग प्रेजेंट टाइम में करेंगे क्या उसमें प्रॉफिट है, क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको करने का। और ये सब कैसे होगा, इसका माध्यम होगा डेटा का कलेक्शन। जो मार्केट में आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या वो मार्केट उस बिजनेस के लिए अवेलेबल है, क्या वहां पर वो बिजनेस करना सुटेबल है। तो ये सब कैसे करेंगे आप, ये सब वहां का जो डेटा होगा उसके माध्यम से होगा। लेकिन कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अगर वहां पर इंफ्रा नहीं है या इस तरह की एक्टिविटी नहीं है या इस तरह की चीजें नहीं, एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं बिजनेस का, उसको बनाने का भी प्रयास करते हैं और बहुत हद तक सफल भी रहते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर चीजें हो, नहीं भी अगर होंगी तब भी उसमें ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है यहां पर, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क का रिवार्ड होता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में, है ना। वहां पर प्रोडक्शन क्या करोगे, क्या जिस तरह की आप मशीनरी चाहते हो वह मशीनरी वहां अवेलेबल है, क्या वहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्या वहां पर रॉ मटेरियल सस्ते रेट में है। तो इसका क्या करेंगे आप, डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये सब कैसे होगा, ये सब होगा थ्रू स्टैटिस्टिक्स। फिर हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो किस रेट पर अवेलेबल है और किस रेट पर अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इन सभी की बातें हम लोग यहां पर करेंगे। फिर बात करते हैं प्रोसेसिंग की, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप, है ना, आप उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनिंग एक्सेट्रा, इस तरह की वहां क्या इंडस्ट्री स्टेब्लिश की जा सकती है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, डेटा देखते हो ना, कहीं पर कोयले का खदान निकला है, कहीं पर सोने का खदान निकला है, कहीं पर तेल का कुआं निकला है। तो क्या होता है, पहले लोग उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, उसके बिहाफ पर वहां पर काम किया जाता है, उसके बाद उसमें उसको सक्सेस मिलता है। और इस सब के पीछे मेन क्या होता है, इस सब के सक्सेस के पीछे मेन होता है डेटा। और ये डेटा कलेक्शन बात करता है किसके, अच्छे स्टेटिस्टिक्स की सफलता पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे। ध्यान रखोगे जहां पर चीजें अवेलेबल हैं वो लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जहां पर चीजें कम अवेलेबिलिटी है वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। सब कैसे होगा, डेटा के माध्यम से। और उसको कौन अवेलेबल कराएगा, आपका स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर इंपॉर्टेंस इन कॉमर्स, कॉमर्स में इंपॉर्टेंस किसकी चीजों का है, बैंकिंग फैसिलिटी का है ना, इंश्योरेंस का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का है, कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे बैंकिंग फैसिलिटी का यहां पर क्या रोल है। देखिए बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पैसा। पैसे को अवेलेबल कौन कराएगा, बैंक, है ना, हैवी मात्रा में। ध्यान रखोगे अभी आपके पास क्या है, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बैंक है। नॉन गवर्नमेंट बैंक को आप जानते ही हो, उनका मेन काम क्या है, वो कमर्शियल बैंक है, आपके बिजनेस एक्टिविटी में आपकी वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, कि जितना बेटर आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी उतना बेटर आपका बिजनेस इंडस्ट्री या कॉमर्स डेवलप करता जाएगा, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, ध्यान रखो आईडीबीआई, ठीक है ना, या नाबार्ड, इस तरह के बैंकों का स्टेब्लिशमेंट ही केवल क्यों हुआ था, उनका मेन एम था अपने बिजनेस को बढ़ाना या डेवलपिंग कंट्री के बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया को बढ़ाना या डेवलप करना। वो कैसे संभव हुआ, ये स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से संभव हुआ, ठीक। फिर इंश्योरेंस देखोगे, देखो बिजनेस जब आप करते हो या बात करते हो, यहां पर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बिजनेस में क्या है, रिस्क है। अब रिस्क कई तरह के होते हैं, ध्यान रखो उन रिस्क से हम कैसे निपटेंगे, उन रिस्क से निपटोगे आप इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको यहां पर जानना पड़ेगा कि देखो हर तरफ रिस्क है बिजनेस में, चाहे वो कैरियर का रिस्क हो, चाहे गुड्स का रिस्क हो, चाहे बिजनेस का रिस्क हो, किसी भी तरह का रिस्क हो, वो सब इन्वॉल्व होता है। और उससे आप छुटकारा कैसे पाओगे, अपने इंश्योरेंस के माध्यम से। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की यहां पर बात करोगे, ध्यान रखोगे किसी, अगर जितना बेटर हमारा ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होगा बेटा, उतना ही बेटर हमको गुड्स अवेलेबल होंगे और चीपेस्ट, सस्ते रेट में अवेलेबल होंगे। तो हमको ध्यान में रखना है ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी हमारे पास बेटर होनी चाहिए, नहीं है तो उससे लिए डेटा अवेलेबल कराओ और डेवलप करो, रोड को, पुल को, डैम को, या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को, जैसे अपने इंडिया में इस समय काम चल रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की, है ना। देखो सबसे बड़ी बात होती है एक बिजनेस में कि हम सामान को स्टोर कर पाए। तो आप सामान को स्टोर कैसे करोगे, ध्यान रखो वेयर हाउस के माध्यम से आप स्टोर करेंगे। अब देखो किन गुड्स को वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी किस लेवल पर चाहिए,
ध्यान रखो उसके लिए आप डेटा का कलेक्शन करेंगे और वो डेटा कलेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, आपके स्टैटिक्स पर। तो यहां पर भी देखोगे इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर बात होती है यहां पर कम्युनिकेशन की। देखो बिजनेस में जो अहम रोल है वो क्या है, कम्युनिकेशन का। बोला गया कि बातें बोले हाथी पांव, बातें बोले हाथी पांव, है ना। तो ध्यान रखो ये सब किस पर डिपेंड करता है, एक अच्छे कम्युनिकेशन पर। और अच्छी कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे आप, जब आप, बोला जाता है ना शिक्षा क्या करता है, तर्क देता है ना। जब आप कायदे से डेटा कलेक्ट करो और उसकी स्टडी करोगे तो ध्यान रखो आप तभी कम्युनिकेट कर पाओगे चीजों की, ठीक है। फिर यहां पर ध्यान रखें आप, बात होगा उसके बाद हमारे सोशल प्रॉब्लम का, है ना। सोशल प्रॉब्लम में जैसे इलिटरेसी, ठीक है, जैसे भारत में लिटरेसी का पैमाना क्या है, जिसको सिग्नेचर करना आता है वो सब लिटरेट है ना। तो ये जो डेटा का कलेक्शन है भाई, ऐसा तो लगभग है नहीं कोई, बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने नाम को सिग्नेचर या अपने नाम को नहीं लिख पाते होंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा पैमाना क्या है, बहुत कमजोर है। ये बात कौन बताएगा, स्टैटिस्टिक्स बताएगी, ठीक है। फिर पॉवर्टी की बात करोगे आप, देखो अगर ध्यान से आज की डेट में अगर आप कहीं जाओ, ठीक है, तो वहां पर बेगरिंग का जो सिस्टम है वो बहुत है, क्योंकि अब लोग क्या है, लोग काम नहीं करना चाहते, लोगों को पैसा चाहिए बट उनको मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे पॉवर्टी का भी एक, ये क्या है हमारे यहाँ एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। सामाजिक कुप्रथा के नाम से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड डेटा हमको अवेलेबल कौन कराएगा, स्टैटिस्टिक्स कराएगा। फिर बेगरी की मैंने अभी बात किया है, ठीक है। तो ध्यान रखो बेगरी की, अब जिसे अब ध्यान रखो अपने यहाँ क्या है इस समय, बेरोजगारी बहुत चरम पर, तो लिटरेट लोग भी रोजगार नहीं पा रहे, ठीक है। तो ध्यान रखो ये कैसे पता चल रहा है हमको, डेटा, है ना। वो कैसे पता चल रहा है, डेटा। और डेटा कौन अवेलेबल करा रहा है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ध्यान रखोगे फिर जब लोग खाली रहेंगे, या लोग आजकल कहते हैं ना भाई बहुत थक गए थे, थक गए थे भाई क्यों, तो थक गए थे तो क्या कर रहे थे, कैसे थकावट दूर कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, है ना, या किसी न किसी तरह के ड्रग में एडिक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये भी हमारी एक सोशल प्रॉब्लम है ना। जैसे आप देखो हरियाणा या इस तरह के जो राज्य हैं बाहर आउटसाइड स्टेट के, देखोगे वहां पर इस तरह की बहुत ज्यादा कुप्रथाएं पाई जा रही है, ठीक है। तो इसके डेटा कौन अवेलेबल कराता है आपको, स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर भी स्टैटिस्टिक्स का डेटा अवेलेबल करा रहा है और उसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग, बहुत सारे अमानवीय कार्य हैं जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इन सबसे रिलेटेड डेटा भी कौन हमको अवेलेबल करवाता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सभी लोग यहां तक की बातों को आराम से लिख लोगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर। यहां देखेंगे पॉइंट नंबर 6 जो है ये बात कर रहा है वेरियस प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। देखोगे पॉलिटिकल प्रॉब्लम की जब आप बात करोगे, बांग्लादेश का देखो प्रेजेंट टाइम में एक एग्जांपल है, एक समय था रूस और यूक्रेन का हमारा युद्ध भी चल रहा था, तो वहां पर भी ये बातें चल रही थी, है कि नहीं। तो हमको ध्यान रखना है अपने पॉलिटिकल प्रेशर को, है ना, कैसे हम लोग सही करें, ठीक है। फिर जैसे देखो इंडिया का, ध्यान रखो पहले जो बिजनेस का सेक्टर था वो बहुत कमजोर था, है ना। फिर नई गवर्नमेंट जब से इंटरनेशनल लेवल पर हमको बहुत एक अच्छा, प्रेजेंट टाइम में एक समय था ना कि मोदी जी के बाहर के बीजे पर भी बैन था, बट प्रेजेंट टाइम में क्या है, लोग उनको बुलाते हैं, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपना कॉपरेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग कंट्रियों के साथ बहुत अच्छा बैठा के रखे, है ना। तो वो केवल हमारे लिए ही नहीं सुपीरियर है, वो बाकी, जैसे यूक्रेन ने बार बार बोला मध्यस्थता करने को, बाकी कंट्रियों ने बोला मध्यस्थता करिए आप, है ना, झगड़े को शांत कराइए, ठीक है। तो उस लेवल पर भी हम लोग क्या है, आगे बढ़ के आ रहे हैं। अब कैसे पता चला हम लोग पहले से सुपीरियर हो रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा के माध्यम से, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ो। फिर बेसिस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम के साथ साथ इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरियस सब्जेक्ट। जैसे देखोगे इकोनॉमिक्स में भी आपको स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट देती है, हम लोग क्या करते हैं उसमें डायग्राम बनाते हैं, है ना, और एक्सिस बनाते हो, है ना, बैन डायग्राम बनाते हो, अलग अलग तरह डायग्राम बनाते हो, ठीक है। तो ये स्टैटिकल सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स को भी सहायता करता है। फिर सोशल साइंस, जो भी डेटा का कलेक्शन आप करते हो किससे रिलेटेड होता है, समाज से रिलेटेड होता है ना, लोगों के, चाहे वो पॉपुलेशन से हो, चाहे लोगों की इनकम से हो, चाहे लोगों के और किसी भी चीजों से हो। तो ध्यान रखोगे ये समाज के बारे में होता है, तो ध्यान रखोगे ये क्या है आपका और सब्जेक्ट
सामाजिक सब्जेक्ट में भी ध्यान रखता है। फिर मैथ्स में ध्यान रखो कि मैथ्स में भी क्या किसका खेल होता है, डेटा का खेल होता है। और ये जो डेटा है, ये डेटा किस पर डिपेंड करता है, स्टैटिस्टिक्स पर, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी में आप समझ ही रहे हैं, है ना। फिर बिजनेस और मनी बैंकिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर जगह पर डेटा का बात है। तो ध्यान रखो हर सब्जेक्ट में आप डेटा के कलेक्शन की बात करते हो, डेटा के प्रेजेंटेशन की बात करते हो, है ना, सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिक मैनर की बात करते हो। और ये सारी चीजें कैसे होंगी, जब आपके पास वेल और एप्रोप्रिएट डेटा होंगे। और ये डेटा आएगा कहां से, ये आएगा स्टैटिस्टिकल कलेक्शन से, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये हो गया बेटा हमारा इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक। आगे देखें, आइए मैं आपको यहां बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में अगर आप इंपॉर्टेंस जानना चाहें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, तो कंजम्पशन के सेक्टर में देखेंगे आप। फिर यहां पर बात करोगे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप क्या समझते हो, देखो जिस पर व्यक्ति की जैसे आय होती, इनकम होती है, उसका लाइफ क्वालिटी या रहने का तरीका भी उसी तरह होता है ना। हमारा रहने का तरीका कुछ अलग है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का तरीका कुछ अलग है ना, ध्यान रखोगे। फिर और लोगों का है, एक रोड के जो लोग हैं, जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास घर द्वार नहीं है बेचारे, उनका तरीका एक अलग अलग है, ठीक है। बट ध्यान रखो अगर आप एक्टर्स को देखो, आप क्रिकेटर्स को देखो, पॉलिटिशियन को देखो, सबके तरीके अलग अलग हैं। ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, ये लोगों के इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जिसके पास जैसी इनकम होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी तरह का होगा। फिर बात करेंगे कंजम्पशन हैबिट्स। अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम हैवी है, तो उसकी कंजम्पशन हैबिट अलग अलग ब्रांड की होगी, अच्छे अच्छे ब्रांड की होंगी, अच्छी अच्छी चीजों की। बट ध्यान रखो अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा अवेलेबिलिटी कम है, पैसे इनकम के स्रोत कम है, उनकी कंजम्पशन हैबिट अलग तरह की होगी, ठीक है। फिर देखो जैसे हम लोग पढ़े ना, डिमांड अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम होगी, ये सब कंजम्पशन हैबिट की बात करेगा। फिर सेविंग लेवल देखेंगे। इंडिया में देखो जैसे महंगाई का लेवल क्या है, बहुत हाई है, ऐसे केस में सेविंग हमारी जीरो हो गई, है ना, ध्यान रखोगे। अगर महंगाई ज्यादा है तो सेविंग हमारा बहुत कम रहेगा। बट ध्यान रखो अगर हमारी महंगाई देखो कम है तो सेविंग का लेवल ज्यादा होगा। अगर आपके यहां सेविंग होगी तो आपके यहां ध्यान रखो जैसे कि लोग घूसखोरी में, लाल फीताशाही में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखोगे जितने भी इमोरल चीजें हैं उन पर लगाम लगेगी। फिर ध्यान रखो आगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ध्यान रखो कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर भी ये डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है आप इसको जानना चाहोगे। देखो अगर प्राइस का लेवल हायर है तो कंजम्पशन का लेवल लोअर होगा, ठीक है। इस तरह की चीजें जो हमारी डेली हैबिट में है, उनकी प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ध्यान रखोगे ऐसी चीजें जो प्राइस के साथ जल्दी से चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अगर प्राइस चेंज हो रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है प्राइस, तो डिमांड बढ़ जा रही है, अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो जा रही है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन के प्रोसीजर पर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन पर देखो ध्यान रखो जब भी आप प्रोडक्शन करोगे सबसे पहले आप बात करोगे क्वालिटी की। अगर आपके क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट महंगे भी होंगे, तब भी क्या होंगे, सेल होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखो प्रेजेंट टाइम में डेली यूज में देखो दूध इसका एक उदाहरण है ना, लगातार उसकी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन लोग स्वच्छ खाने के चक्कर में, अच्छा खाने के चक्कर में पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्वालिटी होनी चाहिए, वैल्यू जितना मेजरमेंट किए हो आप, जितना उसमें बताए हो, वो वैल्यू भी उसमें होनी चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये सब चीजें होंगी, है ना, फिर हम लोग क्या किस पर बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा उतना प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा। तो हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करने का, ठीक है। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना इनकम का लेवल हमारा बढ़ जाएगा, सेविंग जितनी बढ़ेगी
सॉरी जितना प्राइस कम होगा सेविंग उतनी बढ़ती जाएगी। फिर डिमांड एंड सप्लाई, अब ये सब चीज डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर भी। जैसे आपको पता है कि ठंडी के सीजन में ठंडी के कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो उसका आपको प्रोडक्शन पहले से करके रखना है। अगर आप पहले से करके नहीं रखोगे, दूसरी कंपनी सेल कर लेगी और आप वहीं पर खड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड डेटा कौन बताएगा? ये सब डेटा का कलेक्शन आप किसके माध्यम से करोगे? वो सभी डेटा कलेक्शन आप स्टैटिकल डेटा या स्टैटिकल मेथड या स्टैटिकल टेक्निक के माध्यम से करोगे। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज की। ठीक है, देखोगे वी स्टडी द मार्केट कंडीशन, तो मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या क्या चेंज होने वाले, ट्रेंड एनालिसिस करोगे आप, है ना। ये सारे चीजें कैसे होंगे? डेटा के थ्रू होगा, और वो डेटा और को कौन बताएगा? स्टैटिक बताएगी। ठीक है, फिर डिमांड की पोजीशन क्या है, ठीक है, सप्लाई का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है कॉस्ट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सभी बातें आपकी डिपेंड करती हैं उस स्टैटिकल डेटा पर। ठीक है, ध्यान रखो, जैसे देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है, डॉलर की वैल्यू बहुत हाई है, रुपए की वैल्यू क्या है, कम हो रही है। तो ये क्या इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू को बता रहे भाई आपकी वैल्यू कम हो रही, और हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को उसको बराबर करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब हमारा एक्सचेंज का माध्यम रहेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल की आप बात करोगे, देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है स्टैटिस्टिक्स का। देखोगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अगर हम सब लोग का सेविंग बढ़ेगा तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी, और जीडीपी भी हमारी ग्रोथ पर जाएगी। ठीक है, फिर स्टेप्स कौन कौन से टेक करने हैं हमको डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो जैसे आप पैसा कमा रहे हो तो हम लोग को क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलर माध्यम बना लेते, इतना इतना चीजों को इतना इतना यहां पर यहां पर यहां पर खर्च करने, और इतनी हमको सेविंग करनी है। अगर हम लोग इन सब चीजों को मेंटेन रखेंगे तो ध्यान रखो हमको भी अपने लाइफ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे बिजनेस की हम लोग यहां पर थे, हमेशा बिजनेस को समझना चाहिए, इतना पैसा हमको अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाना चाहिए, इतना यह प्राइस को इतना यहां पर इतना, हर क्राइटेरिया आपको सेट करके एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए। ठीक है, और ये सब आपको कैसे सुविधाजनक होगा? स्टैटिकल डेटा के माध्यम से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस को। ठीक है, तो पहला बात इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। देखो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले पब्लिक के लोन से पब्लिक भी क्या करती है, पब्लिक भी गवर्नमेंट को फाइनेंस करती है, किस रूप में? टैक्स के रूप में। ठीक है, इन सब चीजों का आप पता कैसे लगाओगे? जैसे देखो अगर किसी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है वो कंट्री कैसी कंट्री है, वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में गिनी जाएगी। जैसे हमारी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन कम है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा जो मेन इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो ये सब बताता है कि आपकी कंट्री क्या डेवलपिंग कंट्री, और ये सब डेटा कहां से आता है हमको? थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखो। और दूसरी बात, अपने यहां लोन लेने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको लोन की जरूरत नहीं है। भाई लोन की आप पैसा लोगे तभी तो ह्यूज मात्रा में फंड आपके पास अवेलेबल होगा और आप बिजनेस का आगे बढ़ोतरी करने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। फिर ट्रेंड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, जैसे त्योहारों के सीजन में अपने यहाँ ट्रेंड है कि भाई हर आदमी कपड़ा खरीदेगा, त्योहार का सामान खरीदेगा, इस तरह की चीजों पे इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा? ज्यादा पैसा खर्च करेगा, और वो क्या होगा, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो भी जो आदमी उसको ले रहा है वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा। ये क्या है, हमारे यहां सबके लिए एक इनकम का माध्यम बन जाएगा। फिर टैक्स कैपेसिटी है ना, देखोगे अगर कोई पर्सन ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है तो क्या करेगा, उसको ऊपर टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है, इनकम जनरेट कर रहा है। जितनी हैवी आप इनकम जनरेट करोगे उतना हैवी आपके ऊपर टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये फाइनेंस का एक जरिया है। फिर इफेक्ट ऑफ बजटरी पॉलिसी, अगर हमारे बजटरी पॉलिसी लिबरल है ना, इंटरेस्ट कम रेट पर लोन प्रोवाइड करती है बैंक के, तो क्या होगा, हमारे यहाँ लोन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। इससे बैंकों को भी प्रॉफिट होगा और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए फाइनेंस का जरिया रहेगा। ठीक है, और ये कैसे होगा, एक बढ़िया बेहतरीन स्टैटिकल पॉलिसी से। ठीक है,
तो यहां तक सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लेंगे, इस डायग्राम को सब लोग। हो गया बेटा? चलो देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। पहला है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में जब आप बात करोगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपको अपने चीजों को मैनेज करना। अब यहां पर बात आप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट की कर रहे हो, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी डेटा, कच्चा माल कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है, और चीजें, लेबर कैसे अवेलेबल होंगे, उससे रिलेटेड चीजें आपको कैसे अवेलेबल, कैसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, है ना, ये सारे मैनेजमेंट करोगे आप। कैसे करोगे? जब आपको उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल होंगे, और वो डेटा का माध्यम क्या होगा आपका? स्टैटिक्स। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है। यहां पर देखोगे मार्केटिंग, कैसे आप अपनी मार्केटिंग को अच्छा बनाएंगे। आप अपने इंप्लॉइयों को बाहर देखोगे कि लोगों की डिमांड क्या है, किस तरह की नई नई चीजें लोग चाहते हैं, कैसा पहनना पसंद करते हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, या आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व होगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यही है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ये सब कैसे होगा? एक बेहतरीन डेटा के माध्यम से। फिर पर्सनल मैनेजमेंट, आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, अपने इंप्लॉइयों को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। देखते हो हर आदमी का देखोगे भैया, कितने बजे वो आता है, कितने बजे जाता है, वर्क इन्वायरमेंट उसका कैसे, काम के प्रति उसका लगाव कैसे, इन सब चीजों से रिलेटेड डेटा को आप अवेलेबल कराओगे, और उसके थ्रू आप मैनेज करोगे अपने पर्सनल मैनेजमेंट को। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगा, आप अपने पैसे को अननेसेसरी कहीं वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। ध्यान रखो उन्हीं चीजों में आप पैसा लगाओगे जिससे आपको क्या हो रहा हो, फंड सुविधाजनक हो, और दूसरी बात वहां से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। अननेसेसरी आप किसी एसेट्स में अपने फंड को फंसाने का प्रयास नहीं करोगे। और ये कैसे होगा? एक बेहतरीन बजटरी सिस्टम से, या बजटरी कंट्रोल सिस्टम से, इसको आपको ध्यान रखना है। यह कैपिटलाइजेशन का अच्छा मेथड आप यहां पर यूज करोगे, ठीक है। फिर अकाउंटिंग, यहां पर आप मेन ध्यान दोगे कि आप कौन सी चीजों को कहां कैसे मैनेज करो, इन सब बातों को आप कैसे रिकॉर्डिंग पर कैसे ध्यान रखोगे, ये सब बात आपको बताएगी अकाउंटिंग, ठीक है। और ये जो आप चीजें कंप्लीट करोगे किसके थ्रू करोगे? एक बेहतरीन स्टैटिकल डेटा के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये हो गया हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ोगे, देखोगे लिमिटेशन क्या है। हेलो, देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अपना लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। देखो जब भी आप बात करोगे स्टैटिक्स के लिमिटेशन की, तो ध्यान रखोगे एक्चुअल में स्टैटिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। डेटा को यूज करने की एक लिमिट है, बट ध्यान रखो जो पर्सन यूज कर रहा है, आप ध्यान दोगे क्या उसके पास आइडिया है उसको यूज करने का, क्या उसके पास वो मेथड टेक्निक है, क्या उसके पास वो नॉलेज है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या लिमिटेशन है। स्टैटिक्स studies only the quantitative fact, does not study qualitative phenomena। ध्यान रखोगे ये क्या करता है? केवल क्वालिटेटिव फैक्ट्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो देखोगे ये क्या करता है? केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को डिनोट करता है, क्वालिटी की बात ये कभी नहीं करता है ना, कि कोई पर्सन कितना गोरा है ना, ये क्या है उसकी क्वालिटी, कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसको, इसका मेजरमेंट वो नहीं करता, केवल उसी का मेजरमेंट करता है जो मैथमेटिकल डेटा में होता है, ठीक है। जो चीजें मैथमेटिकल डेटा में नहीं होती हैं ये उसका स्टडी नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे क्या करता है? केवल क्वालिटेटिव फिनोमिना का स्टडी नहीं करता, ये क्या करता है? केवल क्वांटिटेटिव फिनोमिना का स्टडी करता है, ठीक है। अब उसका मेन रीजन है क्वालिटी को आप कैसे डिनोट करेंगे। कोई आदमी कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना काला, कितना गोरा है, क्या मेरी डिमेट है, ये सभी चीजें आप कैसे जानेंगे? जान सकते हैं? नहीं जान सकते, है ना। कैसे, क्यों नहीं जान सकते भाई?
क्योंकि वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स या न्यूमेरिकल डेटा के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। और स्टैटिक्स क्या करता है, केवल उन, क्योंकि बोला गया स्टैटिक्स क्या है, डेटा का साइंस है, तो ये क्या करता है, केवल डेटा की बात करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। आगे बढ़ो, स्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। ध्यान रखो, केवल अगर मेरी बात की जाए, मैं क्लास में अकेले पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पेपर दिया, टॉप कर दिया, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्या केवल मेरे इंडिविजुअल का या मेरे केवल एक इंडिविजुअल डेटा का स्टडी ऑफ स्टैटिकल में मेथड में या स्टैटिक्स में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक चीज नहीं होगी, ध्यान रखोगे, इसमें क्या करना है आपको, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पर ध्यान रखना है, ना कि केवल एक इंडिविजुअल फैक्ट्स पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये क्या करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को बताता है। अगर आप स्टडी करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो ध्यान रखोगे आपके मैथ के नंबर, कई चीजें है ना, जब आप पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान दोगे, उसमें कई सब्जेक्ट होंगे, सबसे मिलकर वो बनेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर तीसरी बात आ जाएगी यहां पर, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डेटा इज मस्ट रिक्वायर्ड। फिर अब ध्यान रखो, जब भी आप डेटा का कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान रखोगे कि दोनों डेटा सिमिलर कैटेगरी के हो। अगर सिमिलर कैटेगरी का डेटा नहीं होगा तो ध्यान रखो आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर कोई साइंस का बच्चा है, कोई कॉमर्स का बच्चा है ना, तो दोनों के सब्जेक्ट सेम नहीं, उसकी स्टडी हम कंपैरेटिव नहीं कर सकते। हो सकता है वो पढ़ने बहुत तेज हो, वो बहुत, है ना, अगर दोनों एक ही स्ट्रीम के होते, एक ही सब्जेक्ट में होते, तो हमारे लिए क्या होता, ज्यादा बेटर होता। फिर स्टैटिक्स लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, नॉट कंप्लीटली। ध्यान रखिए, मैं बार बार बात करता हूं, देखो जब भी हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो फाइनेंस हमेशा क्या करेगा, हमेशा एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर को बताएगा। कॉस्टिंग क्या करता है, एस्टिमेटेड डेटा को बताता है। उसी तरह आपका जो स्टैटिक्स है ये क्या करता है, केवल एस्टिमेटेड डेटा को बताता है। एस्टिमेटेड डेटा इन द सेंस क्या होता है, बताएं भाई, क्या करता है ये, केवल 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करेगा, क्या करता है, ये मैक्सिमम एक्यूरेसी 99.73 की बात करेगा, ठीक है, 0.27 का उसमें एरर का गुंजाइश होता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जो भी आप, जैसे ध्यान रखो, हड्डियां टूट जाने के बाद कंप्लीटली कभी सही नहीं होती हैं, बात सही है, बट जरूरी नहीं है ना। कुछ कुछ लोग प्लेयर्स का देखो, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज हैं, चीजें हैं, क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो वो क्या उनके लिए एक्सेप्शन है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये क्या कह रहा है, कंप्लीट रूप से नहीं सही होता है, ठीक है, क्या होगा, कुछ परसेंट उसमें गलतियां, संभावना, गुंजाइश रहती है। देयर इज अ लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिक्स, ठीक। फिर प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट, है ना। ध्यान रखो, अभी मैं बात कर रहा थी कि जो लिमिटेशन है वो पर्सन में है, लोगों के मेथड टेक्निक में हो सकता है, बट इसमें नहीं हो सकता। अगर आपको तरीका नहीं पता है आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, आप क्या करें, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जो एक्सपर्ट्स होंगे वही इनके मेथड टेक्निक को यूज करेंगे। फिर स्टैटिकल रिजल्ट में भी मिसलीड इफ कोटेड विदाउट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो क्या करो, देखो इसको भी अगर आप प्रॉपर टाइम, प्रॉपर जिस चीज के लिए आप स्टडी कर रहे हो उस बेस पर आप इसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, मिसलीड हो सकता है, या किसी ऐसे आदमी को दे दिए हो जो तुम्हारा परम शत्रु है या इस तरह का आपके साथ व्यवहार करता है, तब भी आप ध्यान रखोगे क्या होगा, वो मिसलीड कर सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में लोग बात करेंगे, स्टैटिकल मेथड इज नॉट ओनली द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान रखो, ये केवल प्रॉब्लम की स्टडी के बारे में नहीं बताता है, ये क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, डिसॉल्व कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, उन सभी बातों को भी ये बताता है, और किस एक्यूरेसी तक ये सॉल्व किए जा सकते हैं, इन सभी बातों को ये बताता है। तो ध्यान रखोगे, ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा स्टैटिक्स का लिमिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे इतना पढ़ लेंगे। फिर अगर कोई टॉपिक छूटा है पहले चैप्टर में, आप फटाफट मैसेज करो, और भी जो टॉपिक रहेंगे थ्योरी में छूटते रहेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, अपने पेपर के पहले वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो, ज्यादा क्लास अब आपकी यूट्यूब पर नहीं रहेगी, जिस बच्चों को क्लास करना हो वो क्या करें, जल्दी जल्दी अपने कोर्सेज को परचेज करें और अपने प्रॉपर क्लास का आनंद लेते रहें, ठीक है। चलिए फिर इतना आप कर लें, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक है। सबको टाटा, बाय बाय।